Hello, good morning, everyone. Hope you all are good. So, in the today's class, we are going to start a new chapter of history. The name of the chapter is Ruling the Countryside. So, in this chapter, the first topic is the company becomes the diwan. कि जब कंपनी दीवान बनी. So, first of all, you should know what is diwan. Okay. So, Diwan, you can say Diwan is the chief financial administrator of the territory under its control. Means कि दीवान एक चीफ एडमिनिस्ट्रेटर होगा जो कि उस एरिया के उस जगह के जितने भी फाइनेंशियल और फाइनेंस से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन होंगे उनका हेड होगा. मीन्स कितना पैसा कलेक्ट करना है उस गांव से या उस एरिया से, ये सब काम किसका होता है? दीवान का होता है. तो द कंपनी बिकम्स द दीवान, मतलब कि कंपनी का मतलब यहाँ पे है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, यानी जो ब्रिटिशर्स थे, जो इंग्लिशमैन थे, जो अंग्रेज थे, वो कब दीवान बने, मतलब कब उनके हाथ में उस एरिया का पैसे से संबंधित जितनी भी चीज़ें उनके हाथों में आई. ठीक है. मीन्स फाइनेंस से रिलेटेड उनके हाथों में जब ट्रांजेक्शन आ गए तो उसको हम बोलते हैं दीवान, दीवानी राइट आ गए. ठीक है. मतलब वो दीवान बन गई. तो वो कब बनी थी? On 12 August 1765, the Mughal emperor appointed the East India Company as the Diwan of Bengal. ठीक है. आपको क्या करना है? आपको इन सबको नोट्स बनाने हैं अपने ऑन 12 अगस्त ऑफ 1765. ठीक है. तो उस टाइम पे जो मुगल एम्पायर थे उन्होंने अपॉइंट किया ईस्ट इंडिया कंपनी को, क्या? बंगाल का दीवान. ठीक है. The actual event most probably took place in Robert Clive's tent. रॉबर्ट क्लाइव जो वहाँ का कैप्टन था ईस्ट इंडिया कंपनी का, विद अ फ्यू इंग्लिशमैन एंड इंडियाज एज विटनेस. तो किसके सामने दीवानी राइट्स दिए गए? वहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव के टेंट में, और वहाँ पे कुछ इंग्लिशमैन यानी कि कुछ ब्रिटिशर्स भी थे और कुछ इंडियंस भी थे. बट इन द पेंटिंग अबव द इवेंट इज शोन एज अ मैजेस्टिक ओकेजन टेकिंग प्लेस इन अ ग्रांड सिटिंग. यानी कि जो ऊपर जो इमेज में दिखाया है इसमें एक मैजेस्टिक लेवल दिखाया हुआ है. इसमें क्या है? टेंट में जो मुगल एम्पायर है वो एक स्टेज पे बैठे हुए हैं, जो रॉबर्ट क्लाइव है उसके हाथ में दीवानी राइट्स दिए जा रहे हैं. ठीक है. दिखाया इसमें इस तरह से है. क्यों? क्योंकि एक उनके लिए एक बहुत बड़ी बात थी दीवानी राइट्स मिलना, तो वो इस चीज़ को एक मेमोरी के रूप में रखना चाहते थे. ओके. द पेंटर वाज कमीशन बाय क्लाइव. पेंटर को किसने रखा था? क्लाइव ने रखा था. टू रिकॉर्ड द मेमोरेबल इवेंट इन क्लाइव्स लाइफ, कि क्लाइव्स लाइफ में जो भी हो रहा है उन सबको रिकॉर्ड करने के लिए. द ग्रांट ऑफ दीवानी क्लियरली वाज वन सच इवेंट इन ब्रिटिश इमेजिनेशन. यानी कि दीवानी का राइट मिलना, ग्रांट मिलना, ये उनके लिए एक बहुत बड़ी बात थी. तो अब दीवान क्या है? दीवान बनने से क्या फ़ायदा हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी को, वो यहाँ बताने जा रहे हैं. इसको नोट कर लेना. एज दीवान द कंपनी बिकम द चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द टेरिटरी अंडर इट्स कंट्रोल. यानी उसके कंट्रोल में जो भी टेरिटरी है उसकी वो क्या बन गई? चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर. Now it had to think of administrating and land and organizing its revenue resources. This had to be done in a way that could yield enough revenue to meet the growing expenses of the company. अब उनको इस तरह से चलाना था अपना एडमिनिस्ट्रेशन ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू मिले और जो भी उनकी कंपनी के यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटिशर्स थे उनके जो बढ़ते हुए खर्चे उनको पूरा कर पाएँ. A trading company had also to ensure that it could buy the product it needed and sell what it wanted. कंपनी को ये भी करना था कि वो जो भी खरीदना चाहे उसे खरीद सके और जो बेचना चाहे उन्हें बेच भी सके. Over the years, the company also learned that it had to move with some caution. यानी कि कंपनी ये भी समझ गई थी कि उसे कुछ सतर्कता के साथ, कुछ जागरूकता के साथ आगे बढ़ना है. Being an aligned power, it needed to pacify those who in the past had ruled the countryside and enjoyed authority and prestige. यानी कि कंपनी को उनके बारे में भी सोचना था जो पहले यहाँ के दीवान थे. ठीक है. और उनकी आज भी सोसाइटी में काफ़ी इज्जत थी, तो कंपनी को उनको कंट्रोल में भी रखना था, कहीं वापस वो ना आ जाए फिर से. Those who had held local power had to be controlled, but they could not be entirely eliminated. यानी कि जिनके पास लोकल कुछ पावर थी उनको कंट्रोल करना था, पर उनको पूरी तरीके से कंपनी हटा नहीं सकती. तो ये कंपनी के सामने एक चैलेंज था. कंपनी का मतलब यहाँ पे ब्रिटिश कंपनी यानी ब्रिटिशर्स, अंग्रेज. हाउ वाज दिस टू बी डन, यानी कैसे ये किया. In this chapter, we will see how the company
came to colonize the countryside, organize revenue resources, redefine the rights of people and produce the crops it wanted. यानी कि हमसे पढ़ेंगे कि उसने ब्रिटिश ने कैसे कंट्री को चलाया, कैसे ऑर्गेनाइज किया, कैसे रेवेन्यू रिसोर्स लिए और क्या क्या उन्होंने तरीके अपनाए. ठीक है. सो फर्स्ट इज रेवेन्यू फॉर द कंपनी. The company had become the Diwan, but it is still saw itself primarily as a trader. यानी कि कंपनी दीवान तो बन चुकी थी, बट अभी भी वो अपने आप को एक ट्रेडर के रूप में यानी देखती थी. It wanted a large revenue income, but was unwilling to set up any regular system of assessment and collection. यानी कि वो चाहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट हो, लेकिन उसके लिए उसको एक रेगुलर सिस्टम चाहिए था जो कि उसके पास अभी नहीं था. रेगुलर सिस्टम ऑफ collection. The effort was to increase the revenue as much as it could and buy fine cotton and silk cloth as cheaply as possible. यानी वो चाहते थे कि रेवेन्यू जो है ज़्यादा से ज़्यादा हम कलेक्ट कर पाएँ और कॉटन और सिल्क को बहुत सस्ते सस्ते दामों में खरीद पाएँ. Within 5 years, the value of goods bought by the company in Bengal doubled. यानी कि लगभग 5 साल में जो भी वैल्यू ऑफ गुड्स थी जो खरीदे थे कंपनी ने वो लगभग डबल हो गए थे. Before 1865, the company had purchased goods in India by importing gold and silver from Britain. Now the revenue collected in Bengal could finance the purchase of goods for export. यानी पहले कंपनी को खरीदने के लिए ब्रिटेन से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना पड़ता, लेकिन अब कंपनी के पास बंगाल में इतना पैसा था कि वो यहीं से चीज़ों को खरीद और बेच सकती है. Soon it was clear that the Bengal economy was facing a deep crisis. लेकिन धीरे धीरे ये क्लियर होने लगा कि जो बंगाल की इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा नीचे जाने वाली है. ठीक है. क्राइसिस मतलब डूबने वाली है. Artisans were deserting villages since they were being forced to sell their goods to the company at low prices. Peasants were unable to pay the dues that were being demanded from them. और धीरे धीरे क्या होने लगा कि इतना ज़्यादा जो उनसे रेंट लिया जाता था वो सब वो दे नहीं पा रहे थे रेंट को, क्योंकि इतनी इनकम हो नहीं पा रही थी. आर्टिसन प्रोडक्शन वाज इन डिक्लाइन. प्रोडक्शन जो था वो भी गिरने लगा था. एंड एग्रीकल्चर कल्टीवेशन शोज साइन ऑफ कोलैप्स. और जो एग्रीकल्चर था वो भी कोलैप्स यानी बंद होने की कगार पर था. देन इन 1770 उसके बाद 1770 में अ टेरिबल फेमाइन किल्ड 10 मिलियन पीपल इन बंगाल. यानी कि एक बहुत भयंकर अकाल पड़ा, फेमाइन आया और लगभग 1 करोड़ तक लोग वहां पर मर गए. अबाउट 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन वाज वेप्ड आउट. ठीक है. देन द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर. तो देखो जब इतना इकोनॉमी इतनी डाउन हो गई थी वहाँ की, तो क्या नीड थी उनको कि अब उनको क्या करना था, एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करना था कि कुछ इनकम जनरेट हो. ओके. सो नेक्स्ट टॉपिक इज द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर. इफ द इकोनॉमी वाज इन ruin, could the company be certain of its revenue income? यानी अगर ऐसे ही चलता रहा तो क्या कंपनी अपनी सर्टन कुछ एक फिक्स इनकम ले सकती है? नहीं. Most company officials began to feel that investment in land had to be encouraged and agriculture had to be improved. ठीक है. तो ज़्यादा जो ऑफिशियल्स है वो क्या सोचे कि बिगन टू फील दैट इन्वेस्टमेंट इन लैंड हैड टू बी इनकरेज. यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लैंड में इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए और एग्रीकल्चर को और इम्प्रूव करना चाहिए. हाउ वॉज दिस टू बी डन? कैसे ऐसा पॉसिबल था कि ये कर पाते? आफ्टर 2 decades ऑफ डिबेट ऑन द क्वेश्चन, और कैसे इसको करना है इस पे 2 साल तक डिबेट होने के बाद, द कंपनी फाइनली इंट्रोड्यूस्ड द परमानेंट सेटलमेंट इन 1793. तो कंपनी उन्हें बाद में क्या किया, एक परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया 1793 में. बाय द टर्म्स ऑफ द सेटलमेंट द राजास एंड तालुकदार्स वर रिकॉग्नाइज एज जमींदार्स. तो परमानेंट सेटलमेंट थी 1793 में, इसमें क्या किया है, इसमें राजा और जो तालुकदार थे इनको रिकॉग्नाइज कर दिया एज जमींदार्स, कि राजा और तालुकदार क्या हैं, जमींदार हैं ये. दे वर आस्क्ड टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम द पीजेंट एंड पे रेवेन्यू टू द कंपनी. और उन जमींदार को क्या कहा ब्रिटिशर्स ने कि आप रेंट कलेक्ट करोगे उस जमीन से वहां से और हमें एक फिक्स अमाउंट दोगे. द अमाउंट टू बी पेड वाज फिक्स परमानेंटली. दैट इज इट वाज नॉट टू बी इंक्रीज एवर इन फ्यूचर. यानी देखो उस टाइम क्या था कि जो वहाँ के जो दीवान थे यानी कि जो ब्रिटिश कंपनी जो ब्रिटिशर्स थे
उनको लॉस हो रहा था, तो उन्होंने एक परमानेंट सेटलमेंट किया। इसका मतलब उन्होंने कुछ-कुछ एरिया के लिए जमींदार या राजा को जमींदार बना दिया और उन राजा को क्या बोला कि आप हमें इतना रेंट मंथली दोगे और हम इस रेंट को बढ़ाएँगे नहीं, ये रेंट फिक्स है। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप इन फार्मर्स से जितना मर्ज़ी उतना रेंट ले लो, लेकिन आपको हमें इतना रेंट हर महीने फिक्स देना है, ठीक है? और हम इस जो फिक्स हमने किया है इसको हम बढ़ाएँगे नहीं, ठीक है? It was felt that this would ensure a regular flow of revenue into the company's coffers and at the same time encourage the jamidars to invest in improving the land. उनका ये मानना था कि इससे कंपनी को रेगुलर इनकम मिल जाएगी और जो जमींदार हैं वो भी इन्वेस्ट करेंगे लैंड को इम्प्रूव करने के लिए। सिंस द रेवेन्यू डिमांड ऑफ द स्टेट वुड नॉट बी इंक्रीज्ड, द जमींदार वुड बेनिफिट फ्रॉम इंक्रीज प्रोडक्शन फ्रॉम द लैंड, ठीक है? द रेवेन्यू डिमांड ऑफ द स्टेट वुड नॉट बी इंक्रीज्ड, स्टेट की तो बढ़ी नहीं, द जमींदार वुड बेनिफिट फ्रॉम इंक्रीज प्रोडक्शन फ्रॉम द लैंड। नाउ द प्रॉब्लम, the permanent settlement, however, created problems. Company officials soon discovered that the jamidars were in fact not investing in the improvement of land. यानी जो जमींदार हैं वो लैंड में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसा कंपनी के ऑफिशियल्स को लगा। The revenue that had been fixed was so high. जो रेवेन्यू फिक्स की थी कंपनी ने यानी कि ब्रिटिशर्स ने, वो बहुत ज़्यादा थी। फिक्स was so high that the जमींदार्स found it difficult to pay. जो जमींदारों को लगता था कि बहुत डिफिकल्ट है इसको पे करना। Anyone who failed to pay the revenue lost his जमींदारी। और जो जो वो रेंट जो फिक्स किया था ब्रिटिशर्स ने वो नहीं दे पाए, उनसे उनकी जमींदारी यानी कि जमीन छीन ली गई। Numerous जमींदार्स were sold off at auctions organized by the company। और कंपनी ने उनकी जो जमीन थी उसको भी क्या कर दिया, नीलाम कर दिया, बेच दिया। By the first decade of the 19th century, the situation changed. First decade में 19th century में क्या हुआ, situation change हो गई। The prices in the market rose and cultivation slowly expanded. Suddenly क्या होगा, मार्केट में प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गए और जो कल्टीवेशन और खेती बाड़ी थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। This meant an increase in the income of the जमींदार। तो इससे क्या हुआ, जमींदारों की इनकम जो थी वो बढ़ने लगी, but no gain for the company। पर कंपनी के लिए कोई गेन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि कंपनी ने तो जमींदारों से जो रेंट लेते तो फिक्स किया हुआ था, तो बेशक मार्केट में कितना भी रेट हो जाए, बट जमींदारों को तो बस उतना ही सॉरी जमींदार तो उतना ही रेंट देते जितना कंपनी ने फिक्स किया था, और कंपनी ने कहा था कि हम इसको बढ़ाएंगे भी नहीं, ठीक है? बट नो गेन फॉर द कंपनी सिंस इट कुड नॉट इंक्रीज अ रेवेन्यू डिमांड दैट हैड बीन फिक्स परमानेंटली। Even then, the Jamidar did not have an interest in improving the land. Some had lost their land in the earlier years of the settlement. Others now saw the possibility of earning without the trouble and risk of investment. As long as the Jamidars could give out the land to tenant and get rent, they were not interested in improving the land. ठीक है? तो जो जमींदार थे वो भी लैंड को इम्प्रूव करने के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे, ठीक है? और क्योंकि रेंट फिक्स किया हुआ था कंपनी, तो कंपनी को भी इससे कोई फायदा नहीं था। ऑन द अदर हैंड, इन द विलेजेस द कल्टिवेटर फाउंड द सिस्टम एक्सट्रीमली oppressive. The rent he paid to the jamidar was high and his right on the land was insecure. To pay the rent, he had to often take a loan from the moneylender, and when he failed to pay the rent, he was evicted from the land he had cultivated for generations. देखो इसमें क्या था कि जो जमींदार जो फार्मर से रेंट लेते थे वो भी बहुत ज़्यादा था, ठीक है? बहुत हाई रेंट था, और अगर वो फेल हो जाते थे तो उनसे उनकी ज़मीन भी ले ली जाती थी। ब्रैकेट में एक पॉइंट है महल। इन ब्रिटिश रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, महल इज अ रेवेन्यू स्टेट। जिस स्टेट से वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे उसको क्या कहते थे, महल। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, अ न्यू सिस्टम इज डिवाइस्ड। By the early 19th century, many of the company officials were convinced that the system of revenue had to be changed again. क्योंकि देखो कंपनी को कोई फायदा नहीं हो रहा था यानी ब्रिटिशर्स को, तो उन्होंने सोचा कि जो रेवेन्यू कलेक्ट करने का सिस्टम है उसको चेंज करना चाहिए। How could revenue be fixed permanently at a time when the company needed
more money to meet its expenses of administration and trade. In the northwestern provinces of the Bengal Presidency, most of this area is now in Uttar Pradesh. An Englishman called Holt McNeice devised the new system which came into effect in 1822. He felt that the village was an important social institution in North Indian society and needed to be preserved. यानी कि जो ये होल्ट मैकनीज है, इसने 1822 में बताया कि जो विलेजेस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको प्रिजर्व करना चाहिए. अंडर हिज डायरेक्शन कलेक्टर्स वेंट फ्रॉम विलेजेस टू विलेजेस, inspecting the land, measuring the field and recording the custom and right of different groups. तो जो कलेक्टर थे इनके अंडर वो विलेजेस टू विलेजेस गए, उन्होंने जाके वहाँ पे इंस्पेक्शन किया और चेक किया कि कितना एरिया है, कितना फील्ड है, यहाँ से कितनी रेवेन्यू कलेक्ट की जा सकती है, और ऐसे हर एक फील्ड के लिए अलग अलग रेवेन्यू उन्होंने बता दी. तो अब रेवेन्यू फिक्स नहीं थी, अब अलग अलग जमीन के लिए, अलग अलग लैंड के लिए अलग अलग रेवेन्यू थी, और उसको भी टाइम के साथ चेंज किया जा सकता था. The estimated revenue of each plot within a village was added up to calculate the revenue that each village, means mahal, particular area, had to pay. This demand was to be revised periodically, not permanently fixed. ठीक है, तो इसको रिवाइज कर सकते थे पीरियड टू पीरियड, ये परमानेंटली फिक्स नहीं थी. The charge of collecting the revenue and paying it to the company was given to the village headman rather than the jamidar. This system came to be known as the महलवारी सेटलमेंट. तो इस सिस्टम को क्या कहते रहे? महलवारी सेटलमेंट. इस सिस्टम में क्या था? इस सिस्टम में एक पर्टिकुलर एरिया को महल कहा गया, और उस एरिया की जिसकी भी लैंड थी उनके लिए अलग अलग रेंट बताया कि आप इतना पे करोगे, आप इतना पे करोगे, और वो रेंट फिक्स नहीं था, उसको वो टाइम टू टाइम चेंज कर सकते थे. तो ऊपर वाला जो सिस्टम था वो जमींदारी सिस्टम था, ये वाला सिस्टम कौन सिस्टम है? महलवारी सेटलमेंट. ठीक है. नाउ the next is the Munro system. The Munro system. 3 सिस्टम है रेवेन्यू कलेक्ट करने के. ऊपर हमने पढ़ा था सबसे पहले जमींदारी, फिर महलवारी. नाउ इट्स थर्ड, द मुनरो सिस्टम. In the British territories in the south, there was a similar move away from the idea of permanent settlement. वहाँ पे permanent settlement के अलावा एक अलग आइडिया था. The new system that was devised came to be known as the रेतवारी. इट वॉज ट्राइड ऑन ए स्मॉल. तो जो थर्ड वाला है इसका क्या नाम है? रेतवारी. अब क्या है था इस सिस्टम में, इसको हम पढ़ेंगे. It was tried on a small scale by Captain Alexander Reid in some of the areas that were taken over the company after the wars with Tipu Sultan. Subsequently developed by Thomas Munro, this system was gradually extended all over South India. तो इस सिस्टम में क्या था, मैं आपको पहले बता दूं क्या था. इस सिस्टम में मुनरो ने और रेड ने ये देखा कि जो उन्होंने कोई जमींदार नहीं बनाए, यानी बहुत सारी लैंड के ऊपर कोई जमींदार नहीं बनाए. इन्होंने क्या बोला कि जो फार्मर्स है, किसान है, हम इनसे ही रेंट लेंगे, हम कोई जमींदार नहीं बनाएंगे इनके ऊपर, हम इनसे ही रेंट लेंगे. ठीक है. तो ये था थर्ड वाला जो कि रेत वाली सिस्टम था. इसको मैं फिर से पढ़ता हूँ जिसमें अब आगे लिखा हुआ है, मैंने आपको पहले ही बता दिया. रेड एंड मुनरो फेल्ट दैट इन द साउथ देयर वर नो ट्रेडिशनल जमींदार, यानी यहाँ पे कोई ट्रेडिशनल जमींदार नहीं है. द सेटलमेंट दे आर्ग्यूड हैड टू बी मेड डायरेक्टली विद द कल्टिवेटर्स. कल्टिवेटर मतलब रियोर्स, जो खेती बाड़ी करते हैं, जो फार्मर्स हैं, उनसे डायरेक्ट हमें कलेक्ट करना पड़ेगा. हु हैड टिल द लैंड फॉर जनरेशन, जो काफ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी लैंड जो खेती बाड़ी करते आ रहे हैं. Their field had to be carefully and separately surveyed before the revenue assessment was made. इनके जितने भी फील्ड हैं उनको केयरफुली और अलग अलग से सेपरेटली इनको सर्वे किया जाना चाहिए. Monroe thought that the British should act as paternal father figures protecting the riots under their charge. मुनरो कहते थे कि हमें ऐसा करना चाहिए कि हम जो फार्मर्स हैं, जो रियोट्स हैं, ठीक है, जो कल्टिवेटर्स हैं, इनके हमें एक गार्जियनिक फादर की तरह काम करना चाहिए. हमें इन्हें प्रोटेक्शन देना चाहिए और बदले में ये हमें रेंट देंगे. ठीक है. All was not well, but जितना भी सब सोचा वो उतना easy नहीं था. Within a few years after the new system were imposed, it was clear that all was not well with them.
Driven by the desire to increase the income from land, revenue officials fixed to higher revenue demand. Peasants were unable to pay. Riots uh, fled to fled the countryside, and villages became deserted in many regions. Optimistic officials had imagined that the new system would transform the peasant into rich, enterprising farmers, but this did not happen. यानी कि जो उन्होंने सोचा था ऐसा नहीं होने का, प्राइस बहुत ज़्यादा फिक्स कर दिया गया, रेवेन्यू बहुत ज़्यादा ली जाने लगी, जो पे नहीं कर पाए, कहीं अपनी ज़मीन छोड़ के चले गए, कहीं इधर-उधर चले गए, ठीक है? तो जैसा अभी सोचा था कंपनी ने कि फार्मर्स बहुत रिच हो जाएँगे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है? तो जो नेक्स्ट टॉपिक है क्रॉप्स फॉर यूरोप, ये टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास मीन्स टुडे इज़ मंडे, हम इसको करेंगे, नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन योर वेडनेसडे। वेडनेसडे को जो आपकी क्लास हुई, क्योंकि आपकी क्लास जो है वो है मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। तो वेडनेसडे की क्लास में हमें नेक्स्ट टॉपिक करेंगे क्रॉप्स फॉर यूरोप। बट इसमें आपको क्या करना है, अब तक जो हमने पढ़ा ऑल वाज नॉट वेल तक स्टार्टिंग से लेके, इसमें जो 3 सिस्टम आए हैं आपके, जमींदारी सिस्टम, महलवारी एंड रेतवारी सिस्टम, इन तीनों सिस्टम को आपको लिखना है, नोट्स बनाने हैं प्रॉपर। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, ठीक है? अपना ध्यान रखिए, घरों में रखिए, रहिए, ठीक है? थैंक यू सो मच।